नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए कोविड पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ। टीकाकरण अभियान 1 मई से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कोविड की स्थिति पर चर्चा की। द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों की समीक्षा की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड की कीमत 400 रुपये से घटाकर 300 रुपये की। सरकार के देश के विभिन्न हिस्सों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। रेलवे ने अब तक 510 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। 14 करोड़ 78 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। पिछले 24 घंटे में 2,61,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। देश में कल 3,60,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। मैच जारी। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं अतहर सईद। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान 1 मई से शुरू हो रहा है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण के पंजीकरण की प्रक्रिया आज शाम 4 बजे शुरू हो गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो रहा है। इसके लिए पंजीकरण कोविन पोर्टल, आरोग्य सेतु ऐप और उमंग ऐप पर कराया जा सकता है। इस चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का केंद्र सरकार के केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण भी जारी रहेगा। इस चरण में वैक्सीन निर्माता मासिक कोटे की 50% वैक्सीन की आपूर्ति केंद्र सरकार को करेंगे, जबकि 50% वैक्सीन राज्यों को और खुले बाजार में जारी की जा सकेगी। इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा। पिछले चरण की तरह लोग इस फेज में सीधे जाकर टीका नहीं लगवा सकेंगे। लोगों को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी अपलोड करना होगा। इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुविधानुसार तय करना होगा। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पुष्टि का एक मैसेज आएगा, जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा। इस चरण में केंद्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने की छूट दी है। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने 18 से 44 वर्ष के सभी नागरिकों का निःशुल्क टीकाकरण करने का फैसला किया है। इस आशय का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ से बचने के लिए सभी नागरिकों से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि 1 मई को टीकाकरण कार्यक्रम की विस्तार से घोषणा की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने 18 से 44 वर्ष के सभी नागरिकों का सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टीकाकरण करने का फैसला लिया है। इस आयु के महाराष्ट्र में 5 करोड़ 71 लाख नागरिक हैं और इनके टीकाकरण के लिए 6,500 करोड़ रुपए की लागत अपेक्षित है। आरोग्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि जिन केंद्रों पर टीकाकरण शुरू है वो 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए शुरू रहेंगे। 18 से 44 वर्ष के नागरिकों के लिए नए टीकाकरण केंद्र शुरू किए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि टीकों की मर्यादित उपलब्धता के कारण 1 मई से शायद इन लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। इनके लिए टीकाकरण धोरण कुछ ही दिनों में जाहिर किया जाएगा। विभिन्न टीका उत्पादकों के साथ टीका खरीदने के लिए सरकार की चर्चा शुरू है। उन्होंने लोगों से यह भी विनती की कि सभी लोग कोविन ऐप पर अपॉइंटमेंट ले और टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ न करें। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद को मंजूरी दी है। चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया।
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत 713 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र के अलावा पीएम केयर्स फंड से 500 नए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को मंजूरी दी गई। पीएसए संयंत्र जिला मुख्यालय और टियर 2 शहरों के अस्पतालों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। इन संयंत्रों को घरेलू निर्माताओं को डीआरडीओ और सीएसआईआर द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके लगाया जाएगा। पीएसए संयंत्रों की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन की खरीद से ऑक्सीजन की आपूर्ति में काफी वृद्धि होगी, जिससे संयंत्रों से लेकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन के परिवहन में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने बताया है कि उर्वरक संयंत्रों से आने वाले दिनों में प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। इससे देश के अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संघ गुजरात के कलोल में 200 घन मीटर प्रति घंटा की क्षमता वाला ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगा रहा है। संयंत्र की कुल क्षमता 33,000 घन मीटर प्रतिदिन की होगी। मंत्रालय ने कहा कि गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन ने भी तरल ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया है। हरियाणा में करनाल जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अनूठी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है। इस पहल के तहत 100 ऑक्सीजन सिलेंडरों से भरे वाहनों को तुरंत आवश्यकता होने पर किसी भी जिला अस्पताल तक भेजा जाता है। इस वाहन का नाम मोबाइल ऑक्सीजन बैंक रखा गया है। ये सेवा 24 घंटे उपलब्ध है, जिससे क्षेत्र में विभिन्न अस्पतालों की मांग पूरी की जा रही है। आकाशवाणी से बातचीत में करनाल के जिला उपायुक्त निशांत यादव ने बताया कि जब अस्पतालों में लगभग 2 घंटे की ऑक्सीजन बची रहती है तो वे ऑक्सीजन बैंक सेवा से संपर्क करते हैं। इसके बाद उन्हें ऑक्सीजन के आवश्यक सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि मरीजों की पूरी तरह देखभाल की जा सके। उन्होंने कहा कि करनाल का ये मॉडल जल्द ही राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। भी हमारे प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं, उनको जब भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है या उनका जो स्टोरेज है वो खत्म हो जाता है, तो वो इस ऑक्सीजन व्हील्स को कॉल करते हैं और वहां से हम जो भी इस तरह की इमरजेंसीज हैं उसमें हॉस्पिटल्स को जाकर के अपने जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं वो दे के आते हैं। इससे हमें फायदा ये हुआ है कि किसी भी अस्पताल में किसी भी पेशेंट की, मरीज की जो मौत है वो इस वजह से नहीं हुई कि वहां ऑक्सीजन नहीं मिली इसलिए मौत हो गई हो। साथ ही जो मरीज हैं उनके जो अटेंडेंट्स हैं, उनके सहायक हैं, उनको भी कहीं भी मार्केट में, कहीं भी केमिस्ट शॉप्स पे कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है कि वो अपने पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवा के लेके आए। सरकार ने, शासन ने ऑक्सीजन और व्हील्स के जरिए सभी अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है वो इंश्योर की है। जिला प्रशासन ने कहा है कि हाल के दिनों में मेडिकल ऑक्सीजन की अत्यधिक मांग के कारण अस्पताल इस सेवा की सहायता ले रहे हैं। खाली सिलेंडर दिन के आखिर में एकत्र किए जाते हैं और फिर से भरकर वितरित किए जाते हैं। इस पहल से प्रशासन को ऑक्सीजन की कमी की समस्या का सामना कर रहे अनेक लोगों का जीवन बचाने में मदद मिली है। कोविड महामारी से लड़ाई में राष्ट्र की क्षमता बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय ने लगभग 4,000 आइसोलेशन कोच तैनात किए हैं। इनमें लगभग 64,000 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। राज्यों के साथ निरंतर कार्य करने और जल्द से जल्द सहायता पहुंचाने के लिए रेलवे ने विकेंद्रीकृत योजना शुरू की है। इसके तहत विभिन्न जोन और डिवीजनों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। रेलवे ने इन आइसोलेशन कोच को मांग के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। राज्यों की मांग के अनुसार फिलहाल विभिन्न राज्यों को 191 कोच सौंपे गए हैं, जिनमें 2,990 बिस्तरों की सुविधा है। फिलहाल दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आइसोलेशन कोच का उपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, भदोई, वाराणसी, बरेली और निजामाबाद जैसे शहरों में 50 कोच तैनात किए गए हैं। भारतीय रेलवे लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। अब तक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के लिए 510 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए रेलवे से अनुरोध किया है। वर्तमान में फरीदाबाद से सिलेंडरों को राउरकेला में भरने के लिए भेजा जा रहा है। योजना के अनुसार हरियाणा के लिए प्रत्येक 5 टैंकरों की क्षमता वाली 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशेष रूप से चलाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में भी आज सुबह 64 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची।
मध्य प्रदेश में जबलपुर, भोपाल और सागर सहित अन्य स्थानों पर इसका वितरण किया गया। चौथी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चिकित्सा ऑक्सीजन के 3 टैंकर लेकर आज लखनऊ पहुंच रही है और एक और खाली रेलगाड़ी लखनऊ से बोकारो जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन टैंकर लाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। रेलवे ने अब तक उत्तर प्रदेश के लिए 202 मीट्रिक टन, महाराष्ट्र के लिए 174 मीट्रिक टन, दिल्ली के लिए 70 मीट्रिक टन और मध्य प्रदेश में 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एयर इंडिया के विमान विभिन्न देशों से फिलिप्स के 10,636 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देश में लेकर आएंगे। एक ट्वीट में श्री पुरी ने बताया कि अमेरिका से 636 कंसंट्रेटर्स लेकर उड़ानें भारत के लिए पहले ही रवाना हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि हर रोज खेप आ रही हैं और 1 हफ्ते में ये काम पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की। श्री मोदी ने महामारी से लड़ाई में भारत की सहायता के लिए राष्ट्रपति पुतिन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग, खासतौर से अंतरिक्ष की खोज और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था सहित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की भी समीक्षा की। श्री मोदी ने ट्विटर पर बताया कि कोविड टीके स्पुतनिक 5 से महामारी से लड़ाई में मानवता की सहायता होगी। रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों नेता विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद शुरू करने पर भी सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज वर्चुअल माध्यम से पुर्तगाल के विदेश मंत्री आगस्तो सैंटोस सिल्वा के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के ठोस नतीजे निकलेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड की कीमत 100 रुपये कम करके 300 रुपये कर दी है। पहले ये 400 रुपये में मिलती थी। एक ट्वीट में सीरम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला ने कहा कि लोकहित को ध्यान में रखकर कीमत कम की गई है। इंस्टीट्यूट ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए इसकी कीमत 600 रुपये तय की है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुगमतापूर्वक चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कल 25,56,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक कोविड से बचाव के 14 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड जांच किट और जांच के अन्य नए समाधान प्रदान करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। परिषद का कई वैश्विक एजेंसियों को आरटी-पीसीआर घर पर जांच, एंटीजन एंटीबॉडी एलिजा और रैपिड एंटीबॉडी जांच किट को मान्यता देने के प्रावधानों में छूट का प्रस्ताव है। यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपात सेवा सूची में पंजीकृत एजेंसियों को इस प्रस्ताव से लाभ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुझाव दिया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट से निपटने के लिए सेना के पूर्व डॉक्टरों और पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जानी चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से कल फोन पर चर्चा कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस संकट से निपटने के लिए सेना के भूतपूर्व चिकित्सकों, नर्स, लैब टेक्नीशियन और भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जा सकती हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान स्काउट गाइड्स और राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के स्वयंसेवकों
के साथ ही एनसीसी कैडेटों की भी सेवाएं ली जा सकती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रक्षा मंत्री के सुझाव का स्वागत किया है। राज्यपाल सुश्री उइके ने मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए कहा कि सेना के भूतपूर्व डॉक्टरों और भूतपूर्व सैनिकों के साथ वर्चुअल बैठक कर उनसे लिए जा सकने वाले सहयोग की कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए कोविड पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। टीकाकरण अभियान 1 मई से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कोविड की स्थिति पर चर्चा की। द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों की भी समीक्षा की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड की कीमत 400 रुपये से घटाकर 300 रुपये की। सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के प्रयास तेज किए। रेलवे ने अब तक 510 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। देश में अब तक 14 करोड़ 78 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। पिछले 24 घंटे में 2,61,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। निर्वाचन आयोग ने 2 मई को मतगणना के दिन कोविड संबंधी दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन करने को कहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के कल के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच जारी। बिहार सरकार ने राज्य में जारी कर्फ्यू के समय में परिवर्तन किया है। अब ये शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी दोपहर बाद 4 बजे बंद हो जाएंगे। ये आदेश कल से प्रभावी हो जाएगा। आवश्यक सेवाओं को इस आदेश से छूट दी गई है। यह निर्णय आज आपदा प्रबंधन समूह की हुई बैठक में लिया गया। राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि विवाह समारोह में 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। सरकारी और निजी कार्यालय दोपहर बाद 4 बजे बंद हो जाएंगे। कार्यालयों में 25% कर्मी ही उपस्थित रहेंगे। कोविड और इससे संबंधित बीमारियों के कारण मौत होने पर अंतिम संस्कार का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। झारखंड में रोजाना कोरोना संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के बीच मौजूदा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 1 सप्ताह और बढ़ाकर 6 मई तक कर दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये फैसला किया गया। राज्य सरकार ने झारखंड में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कोविड-19 के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कल सुबह 6 बजे से 1 सप्ताह के लिए विस्तारित कर दिया है। नए विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में राज्य में दुकानें सिर्फ दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि लोगों की आवाजाही केवल 3 बजे तक ही होगी। नए आदेश के तहत आवश्यक और चिकित्सा सेवाओं पर कोई भी प्रतिबंध वर्जित है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची जिले में कोविड-19 रोगियों के बेहतर इलाज के लिए रांची नगर निगम के तहत 40 ऑक्सीजन समर्थित बेड हॉस्पिटल प्रॉमिस हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन किया। विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बारे में सूचित करते हुए श्री सोरेन ने राज्य के नागरिकों से आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने और अपने घरों में सुरक्षित रहने की अपील की। श्री सोरेन ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे सभी जिलों में सामान्य ऑक्सीजन स्तर वाले रोगियों के लिए सामान्य वार्ड में कम से कम 50 अतिरिक्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करें। वर्तमान में राज्य के विभिन्न कोविड अस्पतालों में 51,252 सक्रिय मामलों का इलाज चल रहा है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। उत्तर प्रदेश में बरेली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक केसर सिंह गंगवार का आज कोविड से निधन हो गया। उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद कुछ दिन पहले गौतम बुद्ध नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राज्य में कोविड महामारी की दूसरी लहर में अब तक भाजपा के 3 विधायकों की जान जा चुकी है। इससे पहले लखनऊ के विधायक सुरेंद्र चंद्र श्रीवास्तव और औरैया से विधायक रमेश दिवाकर की संक्रमण से मौत हुई थी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को भी गंभीर स्थिति में कल लखनऊ के एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया है। गुजरात सरकार ने 9 और शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। 20 शहरों में पहले से ही रात का कर्फ्यू लागू है। इस प्रकार अब राज्य के 29 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं।
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में केंद्र सरकार से जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ये निर्णय लिए गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जो नए 9 शहरों में आज रात से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, इसमें हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, वलसाड़, पोरबंदर, बोटाद, विरमगाम, छोटा उदेपुर और वेरावल सोमनाथ शामिल है। नए प्रतिबंधों के अनुसार सभी मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट ग्राहकों के लिए बंद रहेगा, लेकिन टेक अवे सेवा जारी रहेगी। सब्जी और फलों के अलावा सभी कृषि उपज विपणन समिति बंद रहेगी। सभी धार्मिक स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे। राज्य परिवहन की बसें आधी क्षमता से चलेगी। शादी में 50 और अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि किराना, सब्जी, फल, दवाई, दूध और बेकरी जैसी आवश्यक सेवाएं चलती रहेगी। इसी तरह उद्योग, विनिर्माण इकाई और निर्माण गतिविधियां मानक संचालन प्रक्रिया के साथ चालू रहेगी। सभी नए प्रतिबंध आज से 5 मई तक जारी रहेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के बाद राज्य में लगाए गए सख्त लॉकडाउन को देखते हुए निर्माण क्षेत्र में लगे श्रमिकों को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में भवन और निर्माण इकाइयों से जुड़े श्रमिक कल्याण बोर्डों को इस संबंध में कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। निर्देशों के अनुसार बोर्ड 4 दिन के भीतर 9,17,000 पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खाते में 15,000 रुपये स्थानांतरित करेगा। इसके लिए करीब 138 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। वर्तमान में महाराष्ट्र में कुल पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 13 लाख है। शेष श्रमिकों को भी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से लाभ होगा। श्रम मंत्री हसन मुशर्रफ ने कहा कि इस कदम से श्रमिकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बोर्ड ने श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का भी ध्यान रखा गया है। इसमें पंजीकृत श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच योजना शुरू की गई है और अब तक 2,03,000 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। हालांकि कोविड-19 के समय में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और नागपुर में निर्माण इकाइयों के श्रमिकों को दोपहर का भोजन और रात का खाना भी वितरित किया जा रहा है। राज्य के श्रम मंत्री हसन मुशर्रफ ने निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों से एक बार फिर अपील की है कि वे अपने अपने राज्यों में न जाएं। केरल में एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 35,013 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण दर बढ़कर 25.34% के चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। आज कोविड से 15,505 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 41 लोगों की मृत्यु हुई। इस समय 2,66,646 कोविड मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा है कि पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण अप्रत्याशित ढंग से फैल रहा है, इसलिए कड़े उपाय और प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ कोविड वैक्सीन खरीदने की भी मंजूरी दी है। मेघालय में कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर सरकार ने राजधानी शिलांग, जोवई और तुरा शहरों में 10 दिन तक कड़े प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री प्रीस्टोन तिनसोंग ने बताया कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये प्रतिबंध 1 मई से 10 मई तक लागू रहेंगे। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़ी निजी कंपनियों और आवश्यक सरकारी कार्यालयों को ही काम करने की अनुमति होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रतिबंध लॉकडाउन नहीं है, इसका मतलब जनता को अनावश्यक रूप से आवागमन से रोकना है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज गुवाहाटी में केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों, सेना और अर्धसैनिक बलों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि कोविड महामारी की स्थिति बिगड़ने पर राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को कैसे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी की पहली लहर में स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण संक्रमित लोगों को अब तक चिकित्सा देखभाल सुविधा हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कोविड के मामलों की वृद्धि को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में कल शाम 7 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या चिंताजनक स्तर तक पहुंचने के मद्देनजर ये लॉकडाउन 3 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा।
मणिपुर में कोविड-19 से संक्रमित होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 7 कर्मियों सहित संक्रमण के 259 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोविड-19 पर एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनुपम प्रकाश इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन के लिए कड़े कोविड नियम तैयार किए हैं। RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट के बिना किसी भी उम्मीदवार या एजेंट को मतगणना कक्ष में जाने की अनुमति नहीं होगी। ये प्रतिबंध दोनों कोविड टीके लगवा चुके लोगों पर लागू नहीं होगा। आयोग ने मतगणना के दौरान मतगणना केंद्र के बाहर जनसभा करने या भीड़ के एकत्र होने पर रोक लगा दी है। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, ताकि मतगणना केंद्रों पर कोविड संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन हो। स्थानीय जिला अधिकारियों को मतगणना केंद्र के संबंध में अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों की मतगणना के साथ ही विभिन्न राज्यों के उपचुनावों के लिए वोटों की गिनती 2 मई को होगी। पश्चिम बंगाल के 35 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 8वें और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। कुल 283 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करने के लिए 84,77,728 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण में मालदा के 6 निर्वाचन क्षेत्र, मुर्शिदाबाद और बीरभूम के 11 और कोलकाता उत्तर के 7 निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6:30 बजे तक होगा। कुल 11,860 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए इस चरण में केंद्रीय बलों की 641 कंपनियों को तैनात किया गया है। इनमें बीरभूम जिले में 224, मुर्शिदाबाद में 212, मालदा में 110 और उत्तरी कोलकाता में 95 कंपनियां तैनात की गई हैं। बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को शुक्रवार सुबह 7 बजे तक चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी में रखा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2016 के विधानसभा चुनावों के समय भी तृणमूल नेता की कड़ी निगरानी में रखा गया था। आईपीएल क्रिकेट में इस समय दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से चल रहा है। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 11वें ओवर में 1 विकेट पर 71 रन बना लिए हैं। चेन्नई ने अब तक 5 मैचों में 4 में जीत हासिल की है, जबकि 1 में उसे हार का सामना करना पड़ रहा है और 8 अंकों के साथ वो तालिका में दूसरे नंबर पर है। वहीं हैदराबाद तालिका में सबसे नीचे है। 5 मैचों में उसे सिर्फ 1 में जीत मिली है और उसके 2 अंक हैं। आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वास्थ्य संवर्धन और चिंता से राहत के बारे में है। इनमें महामारी के दौरान घर पर रहने वाले लोगों में सकारात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि संस्थान ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए हजारों लोगों तक पहुंचा है और वे इससे लाभान्वित हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ क्षेत्र में रसायन कारखाने में विस्फोट की घटना में 2 लोग मारे गए और 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए कोविड पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। टीकाकरण अभियान 1 मई से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कोविड की स्थिति पर चर्चा की। द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों की भी समीक्षा की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड की कीमत 400 रुपये से घटाकर 300 रुपये की।
सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के प्रयास तेज किए। रेलवे ने अब तक 510 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई। देश में अब तक 14 करोड़ 78 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 2,61,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। निर्वाचन आयोग ने 2 मई को मतगणना के दिन कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के लिए कल के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।